हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी 10,000 जीके क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक सीरीज़ में हमने 65 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये हमारा आज ये नेक्स्ट सेट रहेगा, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 66। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ इंक्लूडेड रहता है उसमें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको एक बेस्ट शॉट दें और इसी पर्पज़ से हमने ये अपनी सीरीज़ क्रिएट की है। यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर और इसके अलावा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट कर ली फ्रॉम सेट नंबर 1 टू लास्ट पार्ट, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसके बाहर आपको स्टैटिक जीके में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसको जितना भी पढ़ते जाएंगे हमेशा इनफ नहीं रहेगा, आपको कुछ ना कुछ और भी पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत वास्ट इसका सिलेबस है, इसीलिए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को क्रिएट किया है, ताकि अगर आप स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को देखेंगे तो फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक चीज़ स्टैटिक जीके में कोई चीज़ हो गई है तो डेफिनेटली वो एंड तक वही रहने वाली है। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर होता है कि आपको करंट अफेयर्स की तरह यहाँ पर डायनेमिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको बेस्ट शॉट दें एक बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा फियर होता है स्टूडेंट्स का। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू करी है आपका डर ख़त्म करने के लिए। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। आप 1-2 सेट्स देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इतना बड़ा दावा हम लोग कैसे कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हम आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर से भी रिलेशन बताते हैं जहाँ जहाँ पर ज़रूरी लगता है, ठीक है। तो कम से कम फ्रेंड्स एक बार ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा और फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे ये सेट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हर सेट में यहाँ पर हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ये है हमारी 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच और ये टोटली रवि सर के नोट्स हैं। तो अगर आप हमारे इन लेक्चर्स को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स फ्री में अवेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को एड फ्री होकर देखें तो आप इसके लिए हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको कॉम्बो प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, फ्री पीडीएफ और फ्री अनलिमिटेड टेस्ट का, ठीक है। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं पेड बैच के। सबसे पहली बात, आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी एप्लीकेशन पर और ये लेक्चर्स आप एड फ्री होकर देख सकते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया होगा हर क्वेश्चन का। जीएस के यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर हम स्पेशल फोकस रख रहे हैं प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर। साथ ही ये पूरा कोर्स हम आपको बाईलिंगुअल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या फिर हिंदी में कंफर्टेबल हैं, दोनों ही केसेस में आप इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे जीके जीएस पेड वीडियो की कैटेगरी में जाना है। यहाँ से आप 10,000 जीके जीएस पीवाईक्यू एमसीक्यू वीडियो कोर्स का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा जहाँ पर आप हर सेट में जाकर यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से आप क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ से फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? इनमें से कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट होती है नेपाल हिमालय से? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, गंडक नदी, ठीक है। रिवर्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर का पुराना नाम क्या है। तो यहाँ पर 3 रिवर की हम बात करेंगे। पहली है झेलम। झेलम का पुराना नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम था वितस्ता, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पर चेनाब। चेनाब का जो पुराना नाम है वो है अस्किनी, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी जो रिवर है वो है व्यास। व्यास रिवर का पुराना नाम था विपाशा। तो कम से कम इन 3 रिवर्स का पुराना नाम ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेपाल कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं
और इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलेन शाह, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने सुशीला कार्की को रिप्लेस किया है। ये इसी के साथ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी नेपाल कंट्री में, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बलेन शाह। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर शाब्दिक रूप से मृतकों का टीला अर्थ रखता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी हमारी साइट है जहाँ पर माउंट ऑफ द डेड हमें मिले हैं? इस वजह से इसका नाम भी यही रख दिया गया है। आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मोहनजोदाड़ो में आपको ये बहुत सारे ऐसे मृतकों के टीले मिलते हैं, तो इस सिटी को हम इस नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी सिटी से हमें क्या मिला है। जैसे कि हम कालीबंगन की अगर बात करेंगे, यहाँ पर 3 सिटीज़ की अगेन हम बात कर लेते हैं। पहला है कालीबंगन। कालीबंगन से आपको क्या मिली है? यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियों के अवशेष हमें मिलते हैं, जिससे ये हमें पता चला कि सिविलाइजेशन के लोग चूड़ियों से वाकिफ़ थे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पर हो गई धोलावीरा, और धोलावीरा से हमें बहुत ही बढ़िया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वाटर को हार्वेस्ट करते थे और उसको फिर दोबारा से यूज़ करते थे, रेन वाटर को, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पर है लोथल। लोथल से हमें बहुत ही फेमस एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड में भरोसा रखते थे और ये ट्रेडिंग भी करते थे, ठीक है। तो कम से कम ये 3 साइट से क्या क्या मिला ये ध्यान में रखिएगा। बाकी और भी जो जो आगे क्वेश्चंस में आता जाएगा हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस डैश को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस हम कब मनाते हैं? आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं हारमोनी डे, ठीक है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन? ये भी याद रखिएगा, हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसके उपलक्ष्य में हम सद्भावना दिवस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, 20 अगस्त को। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 6 है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से कम 10 से 15 जो एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको एटॉमिक नंबर पता चलता है और साथ ही एटॉमिक वेट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक वेट निकालना है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको आप 2 गुना कर देंगे तो उसके आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, अगर आपको इसका एटॉमिक वेट निकालना हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। ग्रुप्स किनको कहते हैं? वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं, और पीरियड्स हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को, ठीक है। तो यहाँ पर 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। नेक्स्ट है गर्म रक्त प्राणी वो होते हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, यानी हु मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर नो मैटर बाहर कैसा टेम्परेचर है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो जो उनकी बॉडी होती है वो नेचुरल तरीके से मेंटेन रखती है, ठीक है। तो ये होती है डेफिनेशन वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो बर्ड्स और मैमल्स इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जिनमें ह्यूमंस, कैट्स और पेंगुइन्स वगैरह आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके? इसका उल्टा हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, फिश हो गए और एम्फीबियंस हो गए, ठीक है। और इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे तो शार्क है, फ्रॉग है, स्नेक है, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षी समतापी जीव हैं और उनका हृदय डैश होता है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, आपको बताना है, एंड देयर हार्ट इज। अब ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा था तो आपने यहाँ पे देखा कि बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अगेन देखिए वही घुमा फिरा कर यहाँ पर दे दिया, बर्ड्स एंड आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आपको बताना है कि इनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो इनके हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमंस की तरह ही इनके हार्ट में भी 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर्स आपको कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे, किस ऑर्गेनिज्म में? तो फिशेज में ज़्यादातर 2 चैम्बर्स होते हैं, जैसे आपकी शार्क वगैरह हो गई। 5 चैम्बर्स आपको मिलेंगे
अर्थ वॉर्म में। ये सब याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, फालतू नहीं बता रही हूँ, ठीक है। 3 चैम्बर्ड जो हार्ट है वो कहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो ज़्यादातर ये एम्फीबियंस में दिखाई देता है, जैसे कि हो गया आपके फ्रॉग, स्नेक और लिजार्ड वगैरह, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपको 3 चैम्बर के हार्ट्स मिल जाएंगे, 5 चैम्बर अर्थवॉर्म में और 2 चैम्बर फिशेज़ में, 4 चैम्बर में बर्ड्स और एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन का रिलेशन किससे है, तो ये तबला से रिलेटेड है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तबला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर शहनाई ऑप्शन में है, और शहनाई के लिए एक फेमस पर्सनालिटी कौन है, इनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सबसे ज़्यादा शहनाई के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसे जंतु जो समुद्री द्विपक्षीय सममित होते हैं, उनमें एक गुहा और एक पृष्ठ रज्जु होता है, लेकिन कभी भी एक मेरुदंड नहीं बनाते हैं। उन्हें निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे एनिमल्स जो कि मरीन है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, एंड इनके पास यहाँ पर कोइलम भी पजस होता है, यानी इनके पास कोइलम भी होता है, एंड नोटोकॉर्ड एज वेल, लेकिन ये कभी भी वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म नहीं करते। आपको बताना है कि ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है। तो ये सारे ग्रुप्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इनके फीचर्स आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए। यहाँ पर ये जो फीचर्स लिखे हुए हैं ये कशेरुकी यानी वर्टेब्रेटा की फीचर्स हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है। तो दारासुरम का जो ये ऐरावतेश्वर टेम्पल है, इसको डेवलप किसने किया था, तो चोला के राजा राजराज द्वितीय ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, जितनी भी डायनेस्टी हैं उनके फाउंडर याद रखा करिए, इनके फाउंडर हैं विजयालया, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक निम्न में से कौन सा है। महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सबको पता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखा करिए, जैसे विंग्स ऑफ फायर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर है जिसका मतलब ये होता है कि कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा फेडरलिज्म, संघवाद, ठीक है। इसका मतलब होता है संघवाद। ये पूरी डेफिनेशन जो है ये संघवाद की लिखी हुई है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो संघवाद है ये हमने कहाँ से उठाया था, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो याद रखिएगा कनाडा देश के संविधान से, ठीक है। इसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कौन से कंट्री से ली थी, तो USSR से ली, जो रशिया कहलाता है। और 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया था। याद रखिएगा ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था, ठीक है। और इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ, ओके। तो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी, ठीक है। और अभी हमारा सेंसस स्टार्ट भी हो चुका है, जो 2027 का सेंसस है उसका फर्स्ट फेज़ अभी 2026 में स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में 2 फीचर्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये हमारा पहला फुली डिजिटल सेंसस है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा पहला कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये भी याद रखिएगा, ये हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक कौन है, ये सैंड आर्टिस्ट हैं, बहुत ही फेमस, और ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर सेंसस 2027 के लिए, ठीक है। इसमें हमने पहले इंसान के तौर पर इंडिया में किसको काउंट किया है अभी रिसेंटली, ये है हमारी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसके पहले हमारा सेंसस कब हुआ था, 2011 में, और हाँ 2027 का सेंसस हमारा 16th नंबर का सेंसस है। 2011 वाला सेंसस हमारा 15th नंबर का सेंसस था, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है। इनमें से कौन सी पहली इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जो वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बनी है। इनका नाम है कोनेरू हम्पी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर्स की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ में हमारे 95th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और इनका नाम है आरोन्यक घोष, ठीक है। जितने भी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर्स होते हैं उनके नाम ध्यान में रखा करिए। देन यहाँ पर 94th नंबर के ग्रैंड मास्टर हमारे अभी कौन बने थे कुछ दिनों पहले, ये हैं मयंक चक्रवर्ती।
तो कम से कम 1-2 ज़रूर याद रखा करिए पुराने जो हो चुके हैं, ठीक है। तो 95th नंबर के जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं अरोन्यक्ष घोष, ये हमारे लेटेस्ट अब तक के ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट है, भारत में उद्योगों के उत्पादन को मापते समय डैश मुख्य क्षेत्रों को सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंडिया में मेज़र करते हैं तो कितने कोर सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है इस इंडेक्स में? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 8 जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं उनको हम इस इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हमारा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये है हमारा सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? 2011 की सेंसस के मुताबिक आपको बताना है कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सा है? तो ये है मुंबई। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम सेंसस की बात करें 2011 के सेंसस की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के रिगार्डिंग आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। एंड सबसे कम यानी लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। दोनों ही फैक्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट द बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर? कौन सी पहली कंट्री बनी पूरी दुनिया की जिसने कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है एज अ लीगल टेंडर? ये है ए ऑप्शन एल सैल्वाडोर, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर भी कोई चीज़ अगर पहली बार होगी तो वो हमेशा ही एवरग्रीन होती है और कभी भी वो एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। अगर हम 2026 में बात करेंगे तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ पर लीगलाइज़ किया है, जैसे कि वियतनाम हो गया, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान देश हो गया और फिर अर्जेंटीना हो गया। ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों को अपना एसेट हाल ही में घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट है, देवी निशुंभा सुदिनी के लिए मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया था। द टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभा सुदिनी वॉज बिल्ट बाय। ये टेम्पल किसने बनाया था? आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन विजयालय चोला, ठीक है। कौन है ये? चोला डायनेस्टी के फाउंडर है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। और इसी के साथ पुलकेशिन 2 यहाँ पर ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पुलकेशिन 1 की तो ये कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को फाउंड किया था। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुलकेशिन 1, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? इंडिया के फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे? ये थे ब्रजेश मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करंट में अगर हम बात करेंगे कि करंट में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो इनका नाम है मिस्टर अजीत डोवल, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो पेयर दिया है फोक डांस और प्लेस ऑफ ओरिजिन का, इसमें से कौन सा सही नहीं है? पहला है यक्षगाना राजस्थान, नहीं, पहला ही गलत हो गया क्योंकि यक्षगाना जो डांस है ये कहाँ का आपका डांस है? ये कर्नाटका का डांस है, ना कि राजस्थान का, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर काई कोकिल के केरला का, ये बिल्कुल सही है। कोली महाराष्ट्र का और हिमाचली कुल्लू घाटी का, तो ये तीनों सही थे, लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि यक्षगाना जो डांस है ये कर्नाटका का है, ना कि राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल यूजुअली कहाँ पर होता है? डी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अभी हमने पीछे बात करी थी सैंड आर्टिस्ट की, कौन थे? सुदर्शन पटनायक। इनका नाम आजकल क्यों चर्चे में है? क्योंकि ये हमारे सेंसस 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। उड़ीसा के बारे में बात करेंगे तो अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को हमने उड़ीसा का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है उत्कल दिवस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई है? टीपू सुल्तान की डेथ कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनको एक टाइटल भी दिया गया था और वो टाइटल क्या था? शेरे मैसूर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं मैसूर के शासन में बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन शेरे मैसूर का जो टाइटल है वो मिला था टीपू सुल्तान को और इनकी डेथ हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, किसी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में हम जानते हैं अर्थ्स ट्विन, ये नाम किसको दिया गया? किस प्लैनेट को? तो वीनस को, यानी शुक्र ग्रह को, ठीक है। वीनस के बारे में एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई भी इसका खुद का नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो ये है वीनस, ठीक है। वीनस के अलावा और कौन सा दूसरा प्लैनेट है जिसके पास खुद का कोई भी इनका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो ये है मरकरी। तो मरकरी और वीनस ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई भी ऐसा मून नहीं है खुद का, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग ने परमहंस सभा की स्थापना मुख्यतः किसके विरोध में की थी?
तो दादोबा पांडुरंग, जिनका टाइमलाइन है 1814 से लेकर 1882, इन्होंने परमहंस सभा की स्थापना की थी किस चीज़ का विरोध करते हुए? विधवा पुनर्विवाह का विरोध करते हुए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सती सिस्टम से किसका नाम जुड़ा हुआ है? द प्रैक्टिस ऑफ सती को सबसे ज़्यादा अपोज किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। और इनको बाद में एक टाइटल भी दिया गया था, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस टाइटल किसका है, तो ये है राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म सुब्रमण्यन को डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पद्म सुब्रमण्यन रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन डैश फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल। इनको कब मिला था ये पद्म भूषण अवार्ड? तो 2003 में मिला था। ठीक है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल। इस साल कितने पद्मा अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? 131 यानी 131 पद्मा अवार्ड। इनका सेग्रीगेशन मैंने आपको कहा था, याद कर लीजिएगा। इसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2027 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला देश है ब्राज़ील। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील ने 2025 में अभी रिसेंटली ब्रिक्स को होस्ट किया था एंड याद रखिएगा ये इसका 17वां एडिशन था। 18वां एडिशन जो 2026 में हो रहा है उसके लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, ब्राज़ील ने और कौन सा इवेंट होस्ट किया था 2025 में? COP30 को। यहाँ के बेलेम शहर में COP30 हुआ था। और COP30 जो 2026 में होगा ये कहाँ पर होगा? तो टर्की में होगा। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में बिड चल रही थी लेकिन फाइनली टर्की में होगा। COP32 की बात करेंगे तो 2027 में COP32 कहाँ पर होगा? एथियोपिया देश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो लेवल्स ऑफ जुडिशरी इंडिया में 3 तरह के मिलेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट होता है और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये 3 तरह के लेवल्स होते हैं जुडिशरी के इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से डैश से बना होता है। लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक दैट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? तो लाइमस्टोन आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? NaHCO3, सोडियम क्लोराइड है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बेसिकली आपका जो नमक है जो आप खाते हैं उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पर NO लिखा है लेकिन अगर आप N2O लिख देंगे यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये लॉफिंग गैस का फॉर्मूला है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पेपर उठा के देखिएगा। लॉफिंग गैस कब छोड़ी जाती है? जैसे कहीं पर अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग इकट्ठा हैं और पुलिस को अगर वो भीड़ हल्की करनी है, लोगों को हटाना है, तो वहाँ पर लॉफिंग गैस को छोड़ा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो खजुराहो टेम्पल्स जो मध्य प्रदेश में है इसको डेवलप किया था चंदेल वंश ने यानी चंदेल डायनेस्टी ने। ठीक है, मध्य प्रदेश आजकल 2 रीज़न से न्यूज़ में है। सबसे पहली बात तो ये कि कूनो नेशनल पार्क जो यहाँ का है जहाँ पर हमने चीताज़ अपने रखे हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था। जो हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया और बोत्सवाना जैसे देशों से चीते लेकर आए हैं वो हम यहीं पर रखे हैं, इस वजह से न्यूज़ में था। सेकेंड बात ये कि मध्य प्रदेश जो है वो रोलिंग बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो इस वजह से मध्य प्रदेश न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्देशीय पोत बिल 2021 डैश मंत्रालय से जुड़ा है। इनलैंड वेसल्स बिल 2021 किस मिनिस्ट्री के साथ में एसोसिएटेड है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ में। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? CR पाटिल। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन है? इनका नाम है KR नायडू। ओके, फुल फॉर्म क्या है? किंजरापू राम मोहन नायडू। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह। और यहाँ पर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की मिनिस्ट्री किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास। ठीक है, नेक्स्ट है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या डैश कहलाती है? तो 1000 लोगों में जितने भी लाइव इन्फेंट्स जन्म ले रहे हैं, आपको बताना है कि इस रेशियो को हम क्या कहते हैं। इस रेशियो को हम कहते हैं जन्म दर यानी कि बर्थ रेट। ठीक है, एक और डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है जो कि है सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो का मतलब ये हो गया कि 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स मौजूद हैं किसी एरिया में, इसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। ये भी डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है।
नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेजेंट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इनका नाम है मिस्टर ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है, अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समानांतर पर्वतमालाएं हैं। तो हिमालय कंसिस्ट ऑफ डैश पैरेलल माउंटेन रेंजेस अलोंग देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। हिमालय 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस को कंसिस्ट करते हैं अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में। और यहाँ पर अगर हम बात करें हिमालयास की, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में फैले हैं ये? इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। और यहाँ पर दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक भी मौजूद है, जो कि है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह सब हिमालयाज में है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। इनके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। पहला तो ये, और दूसरा ये हो गया कि इन्होंने किस मिशन की स्थापना की थी, किस मिशन को फाउंड किया था? तो रामकृष्ण मिशन के ये फाउंडर थे, ठीक है। याद रखिएगा दोनों ही पॉइंट्स इनके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसको किसने फाउंड किया था? इसको फाउंड किया था कुमार गुप्त प्रथम ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्ता डायनेस्टी के ये रूलर हैं, और गुप्ता डायनेस्टी से 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। पहला तो ये कि इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर बहुत सारे लोग समझते हैं कि चंद्रगुप्त हैं, लेकिन इसके फाउंडर का नाम है श्रीगुप्त, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कौन से गुप्ता रूलर हैं जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था यहाँ पर समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो थे रूलर, इनको ये टाइटल दिया गया। तो ये 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गुप्ता डायनेस्टी के रिगार्डिंग, ओके। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कैग ऑफ इंडिया का जिक्र है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 148, ठीक है। इसमें ये बात लिखी हुई है कि इंडिया के अंदर एक कैग होंगे। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मिस्टर के संजय मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो ये फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था, जो कि कंडक्ट हुआ था 2011 के सेंसस में, जो कि हमारा 15th नंबर का सेंसस था, ओके। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को डैश को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब मिली थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है फांसी के रिगार्डिंग भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह जो हैं इनको किस साल में फांसी हुई थी? तो 1931 में हुई थी, ठीक है। भगत सिंह के साथ साथ 2 लोग और कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों लोगों को फांसी सुनाई गई थी, और फांसी मतलब हो गई थी 1931 में। क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने पी सॉन्डर्स को कत्ल किया था। पी सॉन्डर्स एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और इनका कत्ल इन्होंने क्यों किया था? तो ये पूरी शुरुआत जो है वो होती है साइमन कमीशन से, ठीक है। इंडिया के अंदर जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, और लाला लाजपत राय जी ने भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट किया। तो एक प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर लाठीचार्ज हो गया था, जिस दौरान लाला लाजपत राय जी की दुखद मृत्यु हुई थी। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफसुर्दा थे भगत सिंह जैसे यंग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और इन्होंने मिलकर पी सॉन्डर्स का कत्ल किया, एंड एज अ रिजल्ट इनको यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डैश दुनिया की सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा है? ये है अमेजॉन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? सबसे ज़्यादा ये वेस्टर्न घाट्स में हैं, और इसके अलावा फिर आपको ये मिल जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर, और साथ ही आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये 3 प्रोमिनेंट जगह हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। वेस्टर्न घाट में भी कहाँ पर? तो स्पेशली केरला और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मिल जाएंगे, और साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर भी, ठीक है। नेक्स्ट है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1998 में उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ओके। रिसेंटली आशा भोसले का निधन हो गया है। आशा भोसले जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनको कौन सा एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था? तो याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण मिला था, ठीक है।
नेक्स्ट है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो ये डैश नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। व्हेन अ सेल डिवाइड्स थ्रू मियोसिस एंड इट प्रोवाइड्स डैश न्यू सेल्स, तो कितनी नई सेल्स फॉर्म होती हैं? तो 4 यहाँ पर नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश प्राप्त करता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो सबसे पहला पन्ना प्रियम्बल का आता है जहाँ पर लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत की जनता की तरफ ये अपना रुझान करता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रियम्बल का अगर आपसे नेचर पूछा जाए तो याद रखिएगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 टर्म्स याद रखना है, SSSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पूरा नेचर है आपका प्रियम्बल का। ठीक है, नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज एक महान डैश नर्तक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य स्कूल कलाश्रम खोला। पंडित बिरजू महाराज ये किस डांस से एसोसिएटेड हैं? तो एक कथक डांसर हैं हु ओपनड हिज डांस स्कूल नेम्ड एज कलाश्रम। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, कथक बेसिकली आपका नॉर्दर्न इंडिया का डांस है, स्पेशली यूपी का। उड़ीसी डांस नाम से पता चल रहा है उड़ीसा राज्य का है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य का, और कथकली आपका केरला का डांस है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? इनमें से कौन से एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश भूपति, सी ऑप्शन। ठीक है, इनका नाम जो है वो टेनिस के साथ में एसोसिएटेड है। नीरज चोपड़ा हमारे जैवलिन थ्रोवर हैं, भाला फेंकते हैं ये। ठीक है, मिल्खा सिंह आपके एथलीट हैं। और यहाँ पर TC यूहनान ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं? तो TC यूहानन जो है वो लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड हैं, लॉन्ग जंप के खेल से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सिंगल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड? तो सिंगल ग्रुप ऑफ सेल्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिश्यू की ये डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन वन की बात हम पीछे कर चुके हैं, इन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा इसमें से डांस फॉर्म है विच इज़ ऑफन परफॉर्म्ड टू द अकम्पनीमेंट ऑफ द फेमस सॉन्ग फॉर्म ठुमरी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन कथक। ठीक है, हमने पीछे बात करी कि नॉर्दर्न इंडिया का डांस है, स्पेशली यूपी का। सत्रिया कहाँ का डांस है? ये असम का डांस है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में डांस होता है। और छाऊ जो है वो 3 स्टेट्स में मेजरली होता है। पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा है झारखंड और यहाँ तीसरा है उड़ीसा। ये 3 राज्यों में छाऊ डांस देखा जाता है। नेक्स्ट है, मानिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो मानिका बत्रा का नाम टेबल टेनिस के साथ में जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ये फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर नामक लोकप्रिय आत्मकथा किसने लिखी? हमने अभी देखिए पीछे डिस्कस किया था। इस तरह से आपको जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में ज़रूर दिखाई देंगे। ऑल्दो यहाँ पर हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक सेशन में, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं अगर आप वो सब काउंट करेंगे तो हम लोग मोर देन 200 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है किसने लिखी है? ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम था चेंजिंग इंडिया। ठीक है, इसके बहुत सारे वॉल्यूम्स आए थे बाद में। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम रखा था एन ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम ही था ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनके नाम पढ़ लिया करिए। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेबी का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सेबी का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? जितनी भी हमारी माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस प्रांत के समीप स्थित है? तो कौन से डैम के पास स्थित है ये दुनिया के टॉलेस्ट स्टैचू जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सरदार सरोवर बांध यानी सरदार सरोवर डैम। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो इसको राम सुतार ने डिज़ाइन किया था। राम सुतार इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको 2025 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी इंडिया की बिल्डिंग्स को डिज़ाइन और आर्किटेक्ट किया था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया इनको और फिर बाद में 2025 के दिसंबर मंथ में ही इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अभी कौन सी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका निधन हुआ था?
इनका नाम है अजीत पवार। ये कौन है? ये डेप्यूटी सीएम थे महाराष्ट्र के, और इनके बाद एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया गया था महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। और इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सीएम बनी हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में। आई रियली होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। जो एक्स्ट्रा बातें हमने करी वो भी आपने समझ ली होंगी। आप ज़रूर इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। बस आपका काम है हमारे ऊपर ट्रस्ट करना और इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करना अच्छे तरीके से। और देखिएगा आप किस तरह से आप फिर जीके का जो फियर है आपके दिल में वो निकल जाएगा और स्टैटिक जीके में आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला प्रश्न है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर शाब्दिक रूप से मृतकों का टीला अर्थ रखता है? दूसरा प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? और तीसरा क्वेश्चन है, किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और इन केस अगर आप फील कर रहे हैं जैसे आप मान लीजिए पहले से जुड़े हैं हमारे साथ एंड अब आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट में या एग्जाम्स में, या फिर ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जीके जीएस सेक्शन में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कमेंट सेक्शन में हमारे ज़रूर डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स चैनल पर आते हैं पहली बार वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। और साथ ही अगर आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर करिएगा। हमें अच्छा लगेगा जानकर, क्योंकि ये हमारी और आपकी दोनों की मेहनत है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।